Hello everyone, welcome to Computer Science and IT Gate Coaching. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the instant notification of my free lecture. So this is about me. I am a Computer Science Gate faculty having more than 5 plus of teaching experience, mentored more than 50,000 students, taught in different coaching institute all over India. Okay, it's like the Gate Academy, even qualified multiple times Gate, and even I have given the coaching in many government colleges as well as in many private colleges. Like in SRM Chennai, I have given coaching. CAT Bhubaneswar, I have given. BC Bhagalpur, Jorhat College of Engineering, Guwahati University, Dibrugarh University, Government College of Engineering and Technology, Jammu, Ramgarh Engineering College. Okay, these are the colleges where I have went and I have given the coaching. तो मल्टी स्टेज ग्राफ, देखिए मल्टी स्टेज ग्राफ क्या होता है ना, मैं ग्राफ पहले बना देता हूँ। मैं ग्राफ बना देता हूँ। देखिए जैसे आपका एक यहाँ एस एक है, एस हो गया। एस को एक वेट डायरेक्टेड मिला 1 तो यहाँ पे है, इसका नाम ए है। फिर वो 2 मिला तो यहाँ बी, फिर यहाँ 5 मिला तो ये सी। आज ही मल्टी स्टेज पूरा ही कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा लंबा जाएगा सेशन लेकिन कंप्लीट कर देंगे। देखिए ये हो गया टी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ये हो गया 2, ये हो गया 16, ये हो गया 5। देखिए यहाँ पे आपका एक एक डायरेक्शन में भूल गए, एक डायरेक्शन हम नहीं दिए, ये क्या था। देखिए इस प्रकार के ग्राफ को ना मल्टी स्टेज ग्राफ बोलते हैं। ये एक स्टेज हो गया, इसे हम बोलते हैं स्टेज 1, इसे हम कहते हैं स्टेज 2, इसे हम कहते हैं स्टेज 3। इस तरह स्टेज वाइज स्टेज बढ़ते जाता है, इसे हम कहते हैं स्टेज 4। क्या रहता है कि स्टेज 1 में आपको सोर्स रहेगा, स्टेज लास्ट में जैसे अगर 1 to n आपका स्टेज है, 1 2 3 4, तो जो इस फर्स्ट स्टेज में जो रहते हैं उसे हम सोर्स कहते हैं, सोर्स वर्टेक्स, सोर्स वर्टेक्स, ठीक है। और जो लास्ट में रहते हैं उसे हम कहते हैं डेस्टिनेशन और टारगेट, और टारगेट, और टारगेट, और टारगेट वर्टेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो आपको यहाँ क्या रहता है, यहाँ यहाँ पे ग्राफ इस तरह रहता है। देखिए ये डायरेक्टेड ग्राफ है, वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ है। यहाँ पे क्या है, हमेशा एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक ही ये रहेगा, डायरेक्शन रहेगा। देखिए स्टेज 1 से डायरेक्शन कहाँ पे, स्टेज 2 पे। स्टेज 2 से डायरेक्शन कहाँ है, स्टेज 3 पे। स्टेज 3 से डायरेक्शन कहाँ है, द आउटगोइंग एज कहाँ है, स्टेज 4 पे। यहाँ पे क्या है, सिर्फ स्टेज 1 टू स्टेज 2 ऐसे जाएगा, एक एक स्टेज। मतलब अगर स्टेज आई है तो इसके सारे डायरेक्शंस रहेंगे स्टेज आई प्लस 1 पे, आई प्लस 1 का रहेंगे आई प्लस 2 पे। लेकिन आई का आई प्लस 2 में नहीं रहेगा, आई का आई प्लस 2 में नहीं रहेगा। हर अपने स्टेज में आपस में डायरेक्शन नहीं रहेगा। इस तरह के ग्राफ को कहते हैं मल्टी स्टेज ग्राफ। खुद के स्टेज में जो वर्टिसेस, देखिए ये स्टेज 2 में वर्टिसेस है ना, इसका आपस में कोई भी आउटगोइंग एज आपस में नहीं जाएगा। ये बी सी के पास नहीं जा रहा, डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्टेड एजेस नहीं है। इसके एजेस हमेशा एक ग्रेटर स्टेज में जाएंगे। ये स्टेज 1 हो गया, ये स्टेज 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो वर्टिसेस विल बी फ्रॉम स्टेज 1 टू 1 ग्रेटर स्टेज बट नॉट बी बियॉन्ड दैट। जैसे स्टेज 1 से स्टेज 2 जाएगा बट एजेस, स्टेज 1 से स्टेज 3 नहीं मिलेगा आपको डायरेक्ट एजेस। देखिए देखिए नहीं है। इसे हम कहते हैं मल्टी स्टेज ग्राफ। यहाँ पे बहुत सारे स्टेजेस रहते हैं और एक स्टेज से दूसरे स्टेज में डायरेक्शन रहते हैं, और आपस में किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेज में आपस में कोई एजेस नहीं रहते हैं, आपस में कोई भी डायरेक्शन नहीं रहता। क्लियर है, मैं लिखा देता हूं इसे। ये अगर बना लिए हैं और अगर हो चुका है तो बोल दीजिएगा, अब मैं इसे लिखा देता हूं। तो सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। चलिए स्टेज मीन्स, स्टेज मीन्स हेयर, हेयर। स्टेज मीन्स क्या होता है, हेयर at every stage, here at every stage we are going to, here at every stage we are going to, we are going to have, we are going to have some, we are going to have some notes, कुछ notes होंगे, we are going to have some notes, and there will be, and there will be, there will be many
there will be such there will be many such stages. इस तरह बहुत सारे स्टेजेस होंगे. We call, देखिए, here at every stage we are going to have some nodes. हर स्टेज में कुछ नोड्स होंगे and there will be many such stages. तरह बहुत सारे स्टेज. We call them as stages. स्टेजेस में हम इसे कॉल करते हैं. क्यों करते हैं? We call them as stages. We call them as stages because because we can divide because we can divide because we can divide nodes because we can divide nodes or vertices because we can divide nodes or vertices into nodes या vertices into one set, into some set, into into some some set in such a way that there will be there will be no no ages within the stage में आपस में कोई एज नहीं होगा one within one state, and there will be ages from one stage to another stage, from one stage to other stage, एक स्टेज से दूसरे स्टेज. इफ इट इज डन देन प्लीज लेट मी नो. चलिए अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टी स्टेज ग्राफ. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टी स्टेज ग्राफ. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टी स्टेज ग्राफ. ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? अपने स्टेज में कोई भी एज नहीं रहेगा. तो विथिन वन स्टेज, जैसे स्टेज 2 में है लाइक एबीसी देयर विल बी नो देयर विल बी नो एज बिटवीन. ये पहला है. दूसरा क्या है? इफ देयर इज एज देन दैट वुड बी डेफिनेटली. इफ देयर इज एज then then that would that would definitely be from stage I to स्टेज I प्लस. अगर एज रहेगा तो स्टेज I से I+1 में ही रहेगा. दैट इज फ्रॉम स्टेज 1 to stage 2. There will be age, but then from stage 2 to पीछे भी नहीं होगा. स्टेज 2 टू स्टेज 1, 2 से 1 पे भी नहीं रहेंगे. स्टेज 2 से स्टेज 1 देयर विल बी नो एज. देयर विल बी नो एज. तो एज नहीं. ठीक है. एंड मोर ओवर फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 3. स्टेज 1 से स्टेज 3 में भी कोई एज नहीं होगा. मोर ओवर फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 3 देयर विल बी नो एज. कोई एज नहीं होगा. Moreover, from stage 1 to stage 3 there will be no age. हो गया होगा तो बोलिएगा. हाँ, आज का डन बोल दिए. there will be no. तो इसका मतलब क्या हो गया? सो ages will be there. So ages will be there from
फ्रॉम vi टू vi प्लस वन vi। तो स्टेज वन के हम नोड को क्या बोलते हैं? तीसरा पॉइंट क्या है? इन स्टेज वन वी हैव वन नोड विच इज कॉल्ड एज स्टार्ट नोड और सोर्स। ठीक है, ये सब टर्म आपको पता होना चाहिए। इन स्टेज वन वी हैव वन node we have one node which is called as which is called as start node. Stage one we have one node. Stage one we have one node which is called as start, which is called as a start node, that is source, same source कहते हैं, and at stage in, that is final stage, we have a one node. We have a one node. Okay, one node called as target, या फिर डेस्टिनेशन करते हैं, टारगेट या फिर डेस्टिनेशन करते हैं। तो इन स्टेज वन वी हैव वन नोड विच इज कॉल्ड एज स्टार्ट नोड। स्टेज वन में जो नोड रहता है उसे हम स्टार्ट नोड कहते हैं, दैट इज सोर्स। एंड स्टेज इन, दैट इज द फाइनल स्टेज वी हैव वन नोड, उसे हम टारगेट और डेस्टिनेशन। हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमें सोर्स टू डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए। सोर्स टू डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए। तो आप कैसे कर सकते हैं? आप ब्रूट फोर्स मेथड भी यूज कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स मेथड क्या होता है? एग्जॉस्टिव सर्च। ब्रूट फोर्स मेथड और एग्जॉस्टिव सर्च दोनों सेम होता है। ब्रूट फोर्स मेथड में हम क्या करते हैं? हम क्या करेंगे? सारे पाथ को पता करेंगे जो सोर्स से डेस्टिनेशन तक है। सोर्स से डेस्टिनेशन तक जितने पाथ हैं हम सारे को पता करेंगे। उसमें से जो मिनिमम होगा उसे हम लेंगे, में जो मिनिमम होगा उसे हम ले लेंगे। तो हमारे पास दो तीन तरीका है। एक क्या, ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, एक्सपोनेंशियल टाइम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है, ब्रूट फोर्स मेथड तो इनएफिशिएंट होगा ना, सारा पाथ अगर हम करेंगे तो इनएफिशिएंट हो जाएगा। तो ब्रूट फोर्स मेथड क्या होता है, देखिए मैं लिखा दूंगा, पहले समझा देता हूँ। तो ब्रूट फोर्स मेथड यूज करेंगे तो सारा पाथ पॉसिबिलिटीज करेंगे, फिर बताएंगे कि उसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो इनएफिशिएंट हो जाएगा क्योंकि टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो सारा पाथ आप पता करें। हमारे पास डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम भी है। डिक्स्ट्रा क्या है? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। एक सोर्स रहता है और बाकी सबका शॉर्टेस्ट पाथ पता करते हैं। यहां से इसका शॉर्टेस्ट पाथ पता करेंगे, यहां से यहाँ से यहाँ से यहाँ, सबका शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहां से इसका भी आएगा, लेकिन हमें क्या है, हमें तो सिर्फ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, हमें सारे का शॉर्टेस्ट पाथ बताएगा। यहाँ से सोर्स से इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, यहाँ से यहाँ से शॉर्टेस्ट। लेकिन हमें तो सिर्फ सिंगल सोर्स, मतलब सिर्फ यहां से और इसका शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए। देखिए समझ में आ रहा है? डिक्स्ट्रा क्या करेगा? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। हाँ, डिक्स्ट्रा इज नॉट ब्रूट, इट्स ग्रीडी। हाँ, डिक्स्ट्रा तो ग्रीडी अप्रोच है। डिक्स्ट्रा क्या करेगा कि वो सिंगल सोर्स, देखिए उसका नाम क्या है, डिक्स्ट्रा सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। सिंगल सोर्स रहेगा, शॉर्टेस्ट पाथ सबका पता करेगा। तो यहाँ का इसका शॉर्टेस्ट पाथ इसका पता किया, यहाँ से यहाँ का, यहाँ का सारे नोड का शॉर्टेस्ट पाथ पता करेगा सोर्स से सारे नोड पे। लेकिन हमें सिर्फ डेस्टिनेशन का पता करना, हमें सिर्फ डेस्टिनेशन का पता करना। तो भी टाइम, और हमें टाइम कितना लग जाएगा डिक्स्ट्रा का? ई लॉग भी लग जाएगा, ई लॉग भी लग जाएगा। तो वो भी टाइम भी ज्यादा लग जा रहा है, और हमें सबका शॉर्टेस्ट पाथ नहीं जानना है। हमें सिर्फ सोर्स से डेस्टिनेशन का शॉर्टेस्ट पाथ जानना है। मतलब हमें सिर्फ बैंगलोर से कोलकाता आना है, उसका शॉर्टेस्ट पाथ जानना है। हमें बैंगलोर से हैदराबाद का सबका नहीं जानना है, पुणे का सबका नहीं जानना है। तो डेक्स्ट्रा क्या हो गया, वो सबका पता कर रहा है। वो तो बिना मतलब का हम कर रहे हैं उसमें, ये सब का वो हमें जरूरी नहीं है, वो उसमें भी टाइम ज्यादा लग जाएगा। अब जैसे क्या होगा, कोई बोलेंगे सर ग्रीडी अप्रोच यूज करते हैं। आप देखिए स्टेज, जैसे हर स्टेज में पता करेंगे शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाए। आप क्या सोचोगे कि सर एस से स्टेज वन से स्टेज टू जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? वन, क्योंकि ये वन है, ये टू, ये थ्री है, तो आप वन कर दिए। देखिए फिर आप इस स्टेज से इस स्टेज जाने के लिए, अब ए के पास है तो एक से आप स्टेज थ्री पे कैसे जा सकते? ए तो स्टेज टू पे, यहाँ फोर है एज वेट, यहाँ 11 है, तो आप फोर कर दिए, फोर ले लिए। फिर डी के बाद तो एक ही ऑप्शन है, 18 हो गया। तो ये कितना हो गया? 23 हो गया। तो ग्रेडी बता रहा है कि सोर्स से डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, उसका वेट 23 हो गया। लेकिन अगर ये पाथ यूज करेंगे 5 2 फिर 2,
ये पाथ देखिए 5 2 2, तो 9 हो रहा है, देखिए 9 हो रहा है। डिक्स्ट्रा क्या है, ये ग्रीडी क्या है ना, ग्रीडी को हमेशा क्या है कि उसे क्या लगता है कि अभी जो चीज उसे कम वैल्यू ले रहा है आगे भी वो कम देगा। मतलब जैसे होता है ना कि अभी कोई चीज अच्छा लग रहा है तो इन फ्यूचर भी वो चीज अच्छा लगेगा, वो अच्छा ही रिजल्ट देगा। तो अगर आपको शॉर्टेस्ट, यहाँ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है कि इसमें हमें शॉर्टेस्ट पाथ पता करना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ आपका इसका आपने क्या किया कि अगर मैं स्टेज 1 से स्टेज 2 शॉर्टेस्ट पाथ लूंगा तो इवेंचुअली मुझे शॉर्टेस्ट पाथ सोर्स से डेस्टिनेशन मिल जाएगा। ग्रिड यही कहते हैं कि अभी शॉर्टेस्ट अगर हम लेंगे तो इन फ्यूचर भी हमें शॉर्टेस्ट ही मिलेगा उसका। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना, अभी जैसे हमें मूवी देखने में हमें मजा आ रहा था, इन फ्यूचर अगर अभी हम मूवी देखेंगे तो फ्यूचर में तो गलती भी हो सकता है ना, फ्यूचर में तो इसकी सजा भुगतेंगे क्योंकि पढ़ाई भी तो करना है, गेट भी तो एग्जाम देना है, पैसे भी तो कमाना है, तो वो सब जगह गलतियां हो जाएगी। तो ग्रीडी क्या है, सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन देखते हैं, प्रेजेंट में अगर ये करेंगे तो इससे रिजल्ट अच्छा आएगा, उनको लगता है कि प्रेजेंट का भी अच्छा होगा तो फ्यूचर भी अच्छा होगा। ठीक है, प्रेजेंट में मजा आ रहा है तो फ्यूचर में मजा आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हर जगह ग्रीडी अप्लाई नहीं होता, यहाँ देखिए ग्रीडी फेल हो जा रहा है। स्टेज 1 से स्टेज 2 का शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ 1 ही है, लेकिन फिर इसके बाद आपके ऑप्शन के पास 4 11 हो गए तो 4 ले लिए, फिर 18 ले लिए, 23। तो जैसे क्लास 10 के बाद हम लोग क्या करते हैं, जिसको साइंस नहीं लेना था उन्होंने कॉमर्स या आर्ट्स ले लिए, उनको लगा कि बहुत सारे ऑप्शंस नहीं रहे। ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, बाद में रिजल्ट तो खराब हो गया ना। लेकिन अगर पहले मेहनत की है, देखिए पहले 5 लिए, ये ले गए, फिर दो देखिए 9 लगा, तो डिक्स्ट्रा देखिए ये यहाँ पे ग्रेडी फेल हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या ये? ग्रेडी भी फेल हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डायनेमिक हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं तीनों लिखा दूंगा, ब्रूट फोर्स देखे हम लोग, डिक्स्ट्रा देखे, फिर ग्रेडी भी देखे, तीनों फेल हो गए। तो अब हम यहाँ पे तो पहले ब्रूट फोर्स लिखते हैं। आपसे पूछेंगे ब्रूट फोर्स मेथड क्या होता है, तो ब्रूट फोर्स मेथड का और एक नाम है एग्जॉस्टिव सर्च। ब्रूट फोर्स सर्च, ब्रूट फोर्स सर्च आपसे आपसे गेट एग्जाम में भी ये पूछा गया है, क्वेश्चन है ब्रूट फोर्स सर्च क्या होता है, और ब्रूट फोर्स सर्च एग्जॉस्टिव सर्च एक ही है, एक ही है। ठीक है, सिर्फ नाम अलग है। इसमें क्या होता है, हम सारे पॉसिबिलिटीज को लेते हैं। इन कंप्यूटर साइंस ब्रूट फोर्स, ब्रूट फोर्स सर्च और एग्जॉस्टिव सर्च, और एग्जॉस्टिव सर्च also known as also known as generate and test, also इसका और एक क्या नाम है, generate and test। also known as generate and test is a very general problem solving technique, general problem solving technique that consists of systematically, लिख लीजिएगा तो बोलिएगा, systematically enumerating all n factorial, तो एक्सपोनेंशियल से भी ज्यादा हो गया, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा हो जाता है। enumerating all the possibilities, enumerating all possible candidates for the solution, for the solution, and checking, and checking whether, and checking whether each, checking whether each candidate, checking whether each candidate satisfies, satisfies the problem। तो सारे को देखेंगे फिर देखेंगे कि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। हो गया होगा तो डन बोलिएगा। अब दूसरा मेथड पे जाएंगे जो डिक्स्ट्रा, ये सब आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि ब्रूट फोर्स कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है,
अब डिक्स्ट्रा करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, एंड सेकंड बेस्ट ऑप्शन इज, अब सेकंड पे जाते हैं। इसी तरह ही आपको पढ़ना है कि यार ये मेथड करेंगे तो क्या गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो एंड सेकंड बेस्ट मेथड इज योर, सेकंड बेस्ट मेथड ही बोलते हैं इज, एक्स्ट्रा तो आपको सही ही देगा, मेथड इज, सेकंड बेस्ट मेथड इज एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, सेकंड बेस्ट मेथड इज डिक्स्ट्रा। दूसरा क्या है आपका बेस्ट मेथड, डिक्स्ट्रा, बट वी, it is single source, it is single source shortest path algorithm, it is single source shortest path algorithm। और ये हम यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे साइकिल नहीं है, नेगेटिव एज साइकिल नहीं होगा, ठीक है, नेगेटिव एज साइकिल यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है। वी कैन डेफिनेटली, वी कैन डेफिनेटली, वी कैन डेफिनेटली अप्लाई, we can definitely apply Dijkstra algorithm, can definitely apply Dijkstra algorithm, Dijkstra algorithm, can definitely apply Dijkstra algorithm because there are no negative age cycle, because there are no cycle, साइकिल तो होगा ही नहीं यहाँ पे क्योंकि एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे यहाँ पे एज रहेंगे, ठीक है। बट बट Dijkstra क्या करेगा, इज डिजाइन टू फाइंड शॉर्टेस्ट path from one node to all other node, but Dijkstra, Dijkstra algorithm, but Dijkstra algorithm is designed, वो किस तरह डिजाइन हुआ है, but Dijkstra algorithm is designed to find out, to find out to find out the shortest path, find out the shortest path, find out the shortest path from one node to, from one node to all the other node, from one node to all the other, एक नोड से बाकी सारे नोड पे हो, एंड so it will, so it will take more time क्योंकि हमें सारा तो चाहिए नहीं, so it will take more time, but Dijkstra algorithm designed to find out the shortest path from one node to all other nodes, so it will take more time, हमें तो सिर्फ सोर्स से डेस्टिनेशन वाला चाहिए, ओके। its time complexity is big of E log। अब हम जाएंगे ग्रेडी पे, अब हम जाएंगे ग्रेडी पे। तो हमने ब्रूट फोर्स देखे, ब्रूट फोर्स भी फेल हुआ, इनएफिशिएंट है क्योंकि सारा पाथ हमें करना पड़ेगा। फिर हमने डिक्स्ट्रा देखे, डिक्स्ट्रा एल्गोरिदम देखे, वो सिंगल और शॉर्टेस्ट पाथ है, एक सोर्स से सारे का उसको शॉर्टेस्ट पाथ, सारे दूसरे नोड्स का शॉर्टेस्ट हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नो नेगेटिव साइकिल होगा, साइकिल ही नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि स्टेज 1 से स्टेज 2, स्टेज 2 से स्टेज 3 साइकिल होगा ही नहीं क्योंकि कम बैक तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। हो गया होगा तो बोलिएगा। अब क्या हो रहा है, ग्रीडी, ग्रीडी मेथड, अब क्या बोल, ग्रीडी अप्रोच, नेक्स्ट इज ग्रीडी। ग्रीडी मेथड ऑलवेज टेक दी, ग्रीडी मेथड क्या करता है, ग्रीडी मेथड, ग्रीडी मेथड always take the, always take the least cost, least cost weight, least cost weight, because since, since we want the, we want the, we want the entire, we want the entire path to be minimum, to be minimum, we want the entire path to be minimum, it will assume, it will assume that, it will assume that if we take, will assume that if we take least, if we take least cost now, अगर अभी least cost लेंगे then successively, successfully it will
बी मिनिमम, वो बोलते हैं कि मिनिमम होंगे, बोलते हैं मिनिमम होंगे, बट here greedy approach is but here greedy approach is giving a wrong answer, giving a wrong answer. So the greedy method, in greedy method we get the path, in greedy method we get path from S से A, S to A, that is that cost is 1, then from A to D that cost is 4, then from D to T that cost is 8. Okay. So it is saying minimum cost is 23, but then 9 is the best, but 9 is the minimum cost. देखिए, तो ग्रेडी कभी कभी तो गलत देते हैं, तब भी हम ग्रेडी को क्यों कंसिडर करते हैं कभी कभी। देखिए, हर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होता है, जहां पे आपको मिनिमम कॉस्ट चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, या फिर मिनिमम मैक्सिमम रिलायबिलिटी चाहिए, मिनिमम रिस्क चाहिए, तो ये सब जो कोई ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है जहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज करना है या फिर कॉस्ट को रिड्यूस करना है, तो उस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीका होता है, ग्रेडी अप्रोच और एक होता है डायनेमिक अप्रोच। तो ग्रीडी क्या है, ग्रीडी हर प्रॉब्लम में अप्लाई नहीं हो पाता, हर समय वो सही आंसर नहीं देता, लेकिन डायनेमिक हर समय सही आंसर देते हैं। तो ग्रीडी क्या है, ग्रीडी आपको जो भी प्रॉब्लम के लिए करेंगे, लेकिन ग्रीडी का एडवांटेज क्या है, वो हमेशा पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देंगे, पॉलिनोमियल टाइम देंगे। लेकिन डायनेमिक क्या है, सारे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को कर पाएंगे, लेकिन वो हमेशा पॉलिनोमियल टाइम नहीं देते। तो हम देखते हैं कि क्या हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें हम देखते हैं ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर है कि नहीं, रिकर्सिव इक्वेशन है कि नहीं, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर ये सब चीजें हैं तो हम डायनेमिक यूज करते और इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है ना, क्लियर है सभी को। और ग्रेडी भी अगर हम यूज करेंगे तो सारे एजेस को तो हमें एक बार कंसिडर करना पड़ेगा, तो ग्रेडी में इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ ई हो जाएगा, बिग ऑफ ई हो जाएगा। सारे एजेस को तो चेक करना पड़ेगा ना ग्रेडी में, तो ग्रेडी का अप्रोच तो ऐसे तो गलत है, तो अगर ग्रेडी का गलत में भी अगर देखें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ ई हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि क्या यहाँ पे ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर है कि नहीं, रिकर्सिव इक्वेशन है कि नहीं, क्या हम यहाँ डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो अब हमारा काम वही है। अभी तक किसी कोई डाउट है तो बोलिएगा। अब हम लोग देखेंगे ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर है कि नहीं, और रिकर्सिव इक्वेशन है कि नहीं, फिर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है कि नहीं। सो ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर क्या है, डिवाइडिंग द बिगर प्रॉब्लम इनटू स्मॉल प्रॉब्लम, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। ठीक है, फिर रिकर्सिव इक्वेशन, पहले ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर देखते हैं, फिर रिकर्सिव इक्वेशन देखेंगे, फिर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है कि। अब यहाँ पे हम बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में कर सकते हैं। जैसे आपका ग्राफ था, आपका ग्राफ इस तरह है। अब देखिए, अब क्या कीजिए, जैसे अगर आपका ग्राफ ये है, तो मैं यहाँ पे पीछे चल जाता हूँ क्योंकि पहले से बना हुआ है। तो अब क्या कीजिए, देखिए पहले आप क्या कीजिए, यहाँ से एस से ए के पास जाइए, और ए से देखिए कि ए से टी तक शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, टी से शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। पहले आपको एस से पता करना था ना, तो आप क्या कीजिए, सारा पाथ लीजिए, एस से स्टेज 1 से स्टेज 2 का सारा पाथ लीजिए, एस से ए के पास गए, ए से देखिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा टी तक, फिर एस से बी के पास देखिए बी का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, बी से टारगेट तक, फिर एस से सी के पास जाइए, फिर सी से शॉर्टेस्ट पाथ टारगेट देखिए टी। तो जो टारगेट का शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही हो गया, मतलब हमने देखिए तीनों पाथ यहाँ पे कर लिए। देखिए कैसे डिवाइड कर रहे हैं, बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड कर रहे हैं। पहले क्या था कि हमें एस से, सोर्स से हमें टारगेट के पास जाना था, अब हम ऐसे नहीं करेंगे, हम सोर्स से अब ए के पास जाएंगे, ए से टारगेट के पास जाएंगे।
देखिए सोर्स से हम बी के पास जाएंगे, फिर बी से हम टारगेट के पास जाएंगे, फिर सोर्स से हम सी के पास जाएंगे, फिर सी से हम टारगेट के पास जाएंगे। फिर इन तीनों में से इन तीन पाथ हुआ, इन तीन पाथ में जो मिनिमम देगा हमें, हम उसको चूज करेंगे, उस पाथ को हम चूज करेंगे। देखिए हम बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिए। पहले हमें सोर्स से टारगेट के पास जाना था, अब हम ए से टारगेट के पास जाएंगे, बी से टारगेट के पास और सी से टारगेट के पास, और एस से डायरेक्ट ए के पास चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर है यहाँ पे, हम बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में कर पा रहे हैं। देखिए क्लियर है कि नहीं बताइएगा, किसी को डाउट है तो बोलिए। हम ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर दे पा रहे हैं यहाँ पे, हम बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में कर पा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम पहले हम पहले यहाँ से यहाँ के पास जा रहे हैं, फिर यहाँ से हम टारगेट करेंगे, फिर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से हम टारगेट के पास जाएंगे, फिर यहाँ से हम यहाँ के पास जाएंगे, फिर यहाँ से हम टारगेट करेंगे। उसी तरह फिर यहाँ से फिर हम यहाँ इसके ये जहाँ जा सकता है वहां से टारगेट, इस तरह। ठीक है ना, इस तरह। चलिए क्लियर है, वेरी गुड। अब हम इसको लिखा देते हैं, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर आपके पास है। अब जब ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर मिलेगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि ओवर ये रिकर्सिव इक्वेशन है कि नहीं। रिकर्सिव इक्वेशन जब आ जाएगा तब हम देखेंगे कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है कि नहीं। ठीक है, देखिए तो एक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, लेट रिप्रेजेंट the shortest path with minimum cost as a function of n. The shortest path let represent the shortest path let represent the shortest path with minimum cost minimum with minimum cost as function of n. हम इसे as a function of n represent करें। Let represent the shortest path with minimum cost as function of n। तो जैसे M1s क्या डिपेंड कर रहा है, स्टेज 1 में है, सोर्स से शॉर्टेस्ट पाथ के पास जाना है। M1 indicate that minimum cost to reach from stage 1 and with the node S, node कौन सा, says to the destination ठीक है। तो एम ये रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, स्टेज 1 से मिनिमम कॉस्ट पता करना है और सोर्स इस वर्टेक्स से एस से। तो M1 is indicate that the minimum cost to reach from stage 1 and with the node S to the destination। अब जैसे एक रिप्रेजेंटेशन में यूज करता हूं, एंड एस इस तरह करके एरो ए, इसका मतलब क्या है, ये क्या इंडिकेट करेगा, इंडिकेट वी रीच ए फ्रॉम एस। हम ए के पास पहुंचे फ्रॉम एस, वी रीच ए फ्रॉम एस, हम पहुंचे ए के पास फ्रॉम एस। क्लियर है, लिख लिए होंगे तो डन बोल दीजिएगा। तो हमने शॉर्टेस्ट पाथ देख लिया। ठीक है, ये हम बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में हम कर दिए। अब हम देखेंगे इसका रिकर्सिव इक्वेशन। अब देखिए हम इसका रिकर्सिव इक्वेशन देखते हैं, ये नोटेशन यूज करेंगे, अब इसका रिकर्सिव इक्वेशन देखेंगे। अब हम देखेंगे इसका रिकर्सिव इक्वेशन। ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर मिल गया, अब रिकर्सिव इक्वेशन देखेंगे। फिर रिकर्सिव इक्वेशन के पास देखेंगे कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम मिल जाएगा तो हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज कर पाएंगे। So the recursive equation look like as shown below. Okay. So the recursive equation अब देखिए हमें मिनिमम कॉस्ट जानना था फ्रॉम स्टेज 1 और सोर्स से। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम चल जाएंगे सोर्स से, हम कहाँ जा सकते हैं, ए के पास, जा सकते हैं। और कहाँ जा सकते हैं, देखिए सोर्स से आप ए के पास जा सकते हैं। आप वो ग्राफ देखिए जो आप बनाए हैं, सोर्स से आप ए के पास जा सकते हैं, फिर ए से टारगेट के पास जा सकते हैं, सोर्स से आप बी के पास जा सकते हैं, फिर बी के पास टारगेट, फिर सोर्स से सी के पास, फिर सी के बाद टारगेट। सो अब सोर्स से आप ए के क्या किए, आप ए के पास गए,
फिर आप किस स्टेज में पहुंच गए, स्टेज टू से फिर ए से टारगेट के पास जाना है, एस से बी के पास गए, फिर मिनिमम कॉस्ट टू से बी, फिर एस से आप सी के पास गए, ये तीनों पाथ आप देख रहे हैं, फिर मिनिमम कॉस्ट आपका मिल गया टू से सी, और इसमें से जो मिनिमम होगा वो आपका हो जाएगा मिनिमम। ये हो गया आपका कंडीशन। बेस कंडीशन क्या होगा, रुकेंगे कब, जब आप कौन से स्टेज पे n माइनस वन, अगर आपके पास n स्टेज है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेजेस, अगर आपके पास स्टेजेस n है, तो लास्ट में जैसे आप यहाँ पे पहुंचते हैं इस ग्राफ में, यहाँ पे पहुंचते हैं n, यहाँ पे 4 स्टेज था, 3 पे पहुंचते हैं तो एक ही मूव है आपके पास, डायरेक्ट जाना है अब इसके पास, डायरेक्ट चल जाइए एफ से टी जो भी है, ठीक है, तो आपको अब क्या है, डायरेक्ट जाना है, अब आपको डायरेक्ट जाना है, एक ही मूव मिलेगा, डायरेक्ट जाना है, तो अब कौन से n माइनस वन स्टेज और कोई भी वर्टेक्स ले लीजिए आई, तो ये आपका क्या होगा, आई से डायरेक्ट टारगेट, आई से डायरेक्ट टारगेट, दिस इज बेस कंडीशन, दिस इज द बेस कंडीशन। तो आपको रिकरेंस रिलेशन भी आपको मिल गया और इक्वेशन भी मिल गया, ठीक है। अब हम देखेंगे रिकर्सिव इक्वेशन, रिकरेंस ट्री की इसमें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है कि, ठीक है, चलिए, समझ में आ रहा है ना सभी को। अब हम लोग देखेंगे रिकरेंस ट्री, इसका इस इक्वेशन का रिकरेंस ट्री किस तरह, और रिकर्सन ट्री। अब आप कॉल कर रहे हैं एम वन, इस स्टेज वन सोर्स ये, फिर आप कहाँ पे जाएंगे, वन से आप कहाँ पे जाएंगे, स्टेज टू पे ए से, फिर स्टेज टू पे बी से, फिर स्टेज टू पे सी से, देखिए ए के पास पहुंचे, स्टेज टू ए के पास पहुंचे, ए से आप कहाँ जाएंगे, स्टेज थ्री पे जाएंगे, और ए से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ए से आप डी और ई के पास जा सकते हैं, ए से डी और ई के, तो स्टेज थ्री के पास पहुंचे, इससे आप कहाँ जाएंगे, दो जगह, स्टेज थ्री ई के पास पहुंचे, और क्या था, स्टेज थ्री और ई के, ई से फिर टारगेट जाए, देखिए इसके बाद और नहीं हो क्योंकि आप n माइनस वन पे चले गए, डी से डायरेक्ट जाना, डी से डायरेक्ट जाना, तो एम थ्री डी, इसका भी आप देख लीजिए, थ्री स्टेज पे जाएंगे, और नेक्स्ट वर्टेक्स आप डी गए थे, यहाँ पे आप ई चल जाइए, और एक है, तीन जगह जा रहे हैं यहाँ पे, थ्री एफ, और इनका एक ही है, कौन से नोट पे जा रहे हैं ये, एफ के पास, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है, यहाँ थ्री एफ ओवरलैपिंग, यहाँ ई थ्री ओवरलैपिंग थ्री डी, देखिए तो यहाँ पे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है, ये तो छोटा था तो इसलिए कुछ ही दिख रहा है, बड़ा रहेगा तो बड़ा दिखेगा, ठीक है, अगर बड़ा ग्राफ लेते तो इससे ज्यादा दिखता, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम भी है, रिकरेंस ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर भी है, रिकरेंस ट्री भी है, सॉरी रिकर्सिव इक्वेशन भी है, और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम भी है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्लाई कर सकते हैं, तो डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो ऐसे यहाँ से लिख देते, थ्री से डी के पास 18 हो रहा था, वेट है यहाँ 13 है, यहाँ 18 है, यहाँ 13 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2, देखिए डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट रिकरेंस ट्री अप्लाई नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस, आपको जब भी हाइट अगर देखिए, अगर n वर्टिसेस है, n नोड्स, तो हाइट यहाँ कितना हो जाएगा, n माइनस वन हो जाएगा, तो मैक्सिमम कितने नोड्स हो जाएंगे, टू टू द पावर n माइनस वन, ठीक है, तो मैक्सिमम तो इतने हो जाएंगे, सो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा हाइट, मतलब नंबर ऑफ नोड्स क्या हो जाएंगे, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, आपने देखे अगर हाइट h है तो नंबर ऑफ नोड्स टू टू पावर h माइनस वन हो जाता है, तो ठीक है, और एक्सपोनेंशियल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, टू टू द पावर n, टू टू द पावर n, n इज द नंबर ऑफ नोड्स, n इज द नंबर ऑफ स्टेजेस, n हमारा स्टेजेस है, ठीक है, तो जितने स्टेजेस है n माइनस वन तक तो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो जाएंगे, टू टू पावर, तो अगर हम इस तरह डायरेक्ट करते गए मतलब अगर ओवरलैपिंग सब डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज नहीं करे तो एक्सपोनेंशियल टाइम लग जाएगा, टू टू पावर n नोड्स तो रहेंगे और हर एक को फाइंड करने के लिए कांस्टेंट टाइम भी लगेगा, तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करेंगे, क्लियर है। यहाँ पे कितने सब प्रॉब्लम्स होंगे,
तो हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करेंगे। तो अब हमें पता करना रहेगा कि कितनी यूनिक सब प्रॉब्लम्स है। यूनिक सब प्रॉब्लम्स कितने होंगे? जितने हमारे पास नोड्स है, जितने हमारे पास नोड्स है वहीं से हमें तो टारगेट जाना है, वहीं से हमें टारगेट जाना है। तो हमारे सब प्रॉब्लम्स हो जाएंगे यूनिक सब प्रॉब्लम। अब हमें क्या है? यूनिक सब प्रॉब्लम। here the number of here the number of sub problem here the number of sub problem here the number of sub problem will be exactly will be exactly equal to number of will be exactly equal to number of vertices, नहीं वर्टिसेस कहोगे, बिकॉज फॉर एवरी वर्टेक्स हम हर वर्टेक्स से पता करना है कि वहां से हम डेस्टिनेशन कितने कैसे पहुंच सकते हैं, सबका पता करेंगे, जो मिनिमम होगा वो करेंगे। So here the number of sub problem will be exactly equal to number of vertices will be exactly equal to number of vertices, because because for every for every vertex for every vertex we are trying to find out what is the what is the minimum distance, distance from that node, from that vertex to the target, from that vertex to the target। ठीक है, उस वर्टेक्स से टारगेट तक। तो if there are in nodes including the final nodes, including the final node, then we have to find then we have to find out minimum cost, for n minus 1 nodes, n minus 1 times हमें तो हमारे पास टोटल सब प्रॉब्लम्स हो गया n। ऐसे n माइनस 1 के लिए होगा, हम इसके लिए भी कर देंगे। तो उतना हमें मतलब जितना है, जितने सब प्रॉब्लम उतने हमें टेबल बनाने पड़ेंगे। So in our dynamic programming in our dynamic programming in our dynamic programming in our dynamic programming method so in our dynamic programming method we have n minus 1 सब प्रॉब्लम। तो आप इसे n ही कंसिडर कीजिए, n सब प्रॉब्लम। टारगेट से टारगेट के पास भी जाएंगे तो भी वही होगा। तो हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा n वर्टिसेस का, तो एरे बनाते हैं। ठीक है, सो वी विल क्रिएट ए टेबल and a table should be an array consisting of n element रहेंगे। each element represent what is it? each element represent one vertex। ठीक है, तो हमें मतलब सब प्रॉब्लम भी होगा। अब हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्लाई, तो अब बॉटम अप डायनेमिक अप्रोच अब हम लोग देखेंगे।
बॉटम अप डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। तो अब ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेबल बना के करेंगे। देखिए आपको पता है बॉटम अप जो अप्रोच होता है, जो हम टेबलराइजेशन अप्रोच भी करते हैं, उसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, टेबल के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। आप ये कीजिए कि आप इसे आप जैसे आप फंक्शन कॉल तो करते नहीं, तो ये क्या होता है, इटरेटिव कॉल भी होता है। तो बोल सकते हैं ये इटरेटिव है। ठीक है, इटरेटिव फंक्शन, इटरेटिव प्रोग्राम है। ठीक है ना। तो यहाँ पे उस प्रोग्राम को करने के लिए जैसे हम लोग अल्फाबेट की तरह कर रहे थे, तो हम यहाँ क्या करते हैं, नंबर यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे जो जो वर्टिसेस था एबीसीडी यूज कर रहे थे, जैसे सोर्स यूज कर रहे थे, ये सब यूज कर रहे थे, तो कोड करने के लिए जब यूज करने के लिए हम इसे मैपिंग कर देते हैं वर्टिसेस से। इसको 1 कर देंगे, इसको 2 3 4, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 फिर 4 5 6 फिर 7, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबरिंग कर देंगे। इस तरह नंबरिंग करेंगे ताकि स्टेज 1 से स्टेज 2 पे हायर वैल्यू रहे, फिर स्टेज 2 से हाई 3 पे हायर वैल्यू रहेगा, 1 2 3। आप कम नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब इससे क्या कीजिए, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग नंबर पे आप मैपिंग कर दीजिए, और आप कर सकते हैं आराम से। ए को एस को 1 से कर दिए, ए को 2 से, फिर 3 को, बी को आपका हो गया 3, फिर सी हो गया 4, इस तरह करके आप कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है। Here for every node we will we will give a we will give a number। हम क्या करेंगे, नंबर दे देंगे, we'll give a number because because it will because it will be easy because it will be easy for us because it will be easy for us writing the program writing the program in terms of numbers in terms of numbers rather than letters। तो लेटर से अच्छा ये होगा। दिस कुड बी इजिली डन बाय 1 to 1 मैपिंग। ओके, देयर कुड बी दिस कुड बी this could be easily this could be easily this could be easily छोड़ो, इसको नहीं लिखते, 1 to 1 मैपिंग करके आप कर सकते हैं। अब मेन चीज क्या है, हम पुट करेंगे नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, नहीं तो प्रोग्राम गलती हो जाएगा। वी विल पुट द नंबर we'll put the number in increasing order in we'll put the number in increasing order we'll put the number in order increasing order in such a way that in such a way that in such a way that the nodes in such a way that the nodes which are present the nodes which are लिख लीजिएगा। So in such a way that the nodes such a way that the nodes which are present in the higher stage in the higher stage should always always have greater number compared to the compared to the node present in the lower stage. Otherwise our algorithm might
अदरवाइज हमारा एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो आर प्रेजेंट इन दी हायर स्टेज, ओके, हायर स्टेज में प्रेजेंट रहते हैं, ऑलवेज हैव ग्रेटर नंबर, क्या ग्रेटर नंबर होना चाहिए कंपेयर टू दी स्टेज। मैं इसे नंबरिंग कर, ग्राफ आपका था इस तरह, इससे मैं 1 दूंगा, इसे 2, इसे 3, इसी तरह करना, फिर 4, फिर इस तरह 5, फिर 6, 7। देखिए सेम स्टेज में भी नंबरिंग बढ़ेगा, 2, 3, 4। नेक्स्ट स्टेज में तो उससे ज्यादा ही रहेगा, 5, 6, 7, इस तरह आपको नंबरिंग करना है। ठीक है, ये आपका हो गया स्टेज 1, ये हो गया आपका स्टेज 2, ये हो गया आपका स्टेज 3, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम एरे बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हम एरे बनाएंगे जिसका साइज जितने नंबर ऑफ नोड्स है उतना ही रहेगा। तो आवर टेबल इज एरे, हमारा टेबल क्या एरे है, एंड इन आवर एरे एंड इन आवर एरे we are going to we are going to put we are going to put for every we are going to put for every vertex, हर वर्टेक्स के लिए 1 इंडेक्स, फॉर एवरी वर्टेक्स 1 इंडेक्स। ठीक है, हर वर्टेक्स के लिए 1 इंडेक्स, हर वर्टेक्स के लिए 1 इंडेक्स। therefore that particular therefore that particular that particular index is going to define subproblem, is one going to define one subproblem। तो यहाँ पे आपको क्या है, जैसे जितने वर्टिसेस थे उतना आपको एरे बनाना रहेगा, और हर, इसका मैं नाम दे देता हूँ टी, इसका दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे क्या है ना, ये आपको बता रहा है कि नोड 8 से आपको टारगेट पास जाने के लिए क्या वैल्यू लगेगा, नोड 8 से टारगेट पास जाने के लिए क्या वैल्यू, नोड 8 से टारगेट पास जाएंगे तो वैल्यू क्या है, 0 ही लगेगा। नोड 7 के पास टारगेट पास जाएंगे तो क्या वैल्यू है, 6 से 8 के पास जाएंगे तो क्या वैल्यू रहेगा, 5 से। इस ऑर्डर पे हम करेंगे, इस ऑर्डर पे करेंगे, क्योंकि बेस कंडीशन हमारा ये है। ठीक है, तो ये वैल्यू के बारे में श्योर है कि 8 से 8 के पास जाने के लिए हमें 0 लगेगा। ठीक है ना, तो ये हम पहले कर दिए। अब बाकी को कैसे कंप्यूट करेंगे, ठीक है, बाकी को कैसे कंप्यूट करेंगे, ठीक है, बाकी को अब कंप्यूट कैसे करें। अब आपको टी ऑफ आई मैं बोलूंगा कि टी ऑफ आई का शॉर्टेस्ट पाथ बताइए, मतलब आई से आपको जाना है, टी ऑफ आई से आपको वहां पे जाना है, क्या बोलते हैं, टारगेट के पास है। तो कैसे जा सकते हैं, आप मिनिमम पता कीजिए, मिनिमम पता कीजिए। तो ये होता है, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ ith नोड टू रिच डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, टू रिच डेस्टिनेशन, कॉस्ट ऑफ ith नोड टू रिच डेस्टिनेशन। अब क्या कीजिए, मिनिमम पता कीजिए फॉर ऑल j i+1 टू n, i+1 टू n। कॉस्ट पिक कीजिए, कॉस्ट ऑफ आई से जे के पास जाइए। देखिए मैं जे क्या कर रहा हूँ, i+1 से n तक जा, मतलब अगर मैं 3 कर रहा हूँ, 3 से 4 आएगा, मतलब 2 से अगर किया, 3 ऑफ 2 कर रहा हूँ, तो 2 से 3 जाने का कॉस्ट, फिर 2 से टारगेट, फिर 2 से 3 जाने का कॉस्ट, फिर 4 से टारगेट, फिर 2 से 5 पे जाने के बाद 5 का टारगेट, फिर 2 से 6 के पास जाएंगे कॉस्ट, फिर कॉस्ट से टारगेट, फिर 2 से 7 के पास जाएंगे, फिर 7 से टारगेट। देखिए कोई भी नोड जो दूसरे स्टेज में होगा, अगर किसी का वैल्यू जैसे आई
j इक्वल टू आई प्लस वन होगा, जो भी नोड होंगे जिसका वैल्यू आई से ज्यादा है वो फिर या फिर वो सेम स्टेज में होगा या फिर वो दूसरे स्टेज में होगा, या फिर वो सेम स्टेज में होगा या फिर वो दूसरे स्टेज में होगा, ठीक है ना। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेम स्टेज या दूसरे स्टेज में जाएंगे तो हमें, तो अगर सेम स्टेज में रहेगा तो उसका कॉस्ट तो इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेम स्टेज में देखिए 2 से 3 तो पाथ है ही नहीं है, तो कॉस्ट इन्फिनिटी हो गया 2 to 3। तो हमारा ये वो जो ये कोड अगर हम इस तरह करेंगे तो भी हमारा वैल्यूज करेक्ट ही है, फिर टी ऑफ जे से। ये समझ में आया कि नहीं है, बताइए। तो नोट करके लिख लीजिए, डेफिनेटली इफ ए नोट इज ग्रेटर, अगर कोई नोट ग्रेटर है, इफ ए नोट इज ग्रेटर देन आई, इफ ए नोट इज ग्रेटर देन आई, अगर कोई नोट ग्रेटर है, इफ ए नोट इज ग्रेटर देन आई, node is greater than I, then that will that will be in that will be in either that then that will be either in same stage or in higher stage, then that will be either in then that will be either in same stage और हायर स्टेज, या फिर सेम स्टेज पे होगा या फिर हायर स्टेज पे होगा, हायर स्टेज, ठीक है। इफ ए नोड अगर सेम स्टेज में होगा तो उसका कॉस्ट तो इन्फिनिटी ऐसे ही हो जाएगा। इफ ए नोड इज इन सेम स्टेज, अगर कोई नोड है अगर वो सेम स्टेज पे, इफ ए नोड इज इन सेम स्टेज देन, अब हम T7 पता करेंगे। तो T7 क्या होगा, मिनिमम पहले कॉस्ट पता करेंगे 7 to 8, फिर T8 से हम टारगेट के पास जाएंगे, T8 से टारगेट के पास एक ही है। हमें क्या है, 7 जे क्या होता है, I+1 तो 7+1 8 है और नंबर ऑफ नोड्स भी 8 है, तो 8 से 8 ही होगा। तो यहाँ पे हमें तो कॉस्ट 7 to 8 क्या हो रहा है, 7 to 8 हमारा क्या हो रहा है, कॉस्ट 7 to 8 हमारे यहाँ क्या हो रहा है। तो आप देखिए कॉस्ट 7 to 8 आपका क्या है, 7 to 8 आपका 2 है और T(8) 0 है, तो ये आपका क्या हो गया 8+0, तो आपका हो गया, सॉरी आपका 7 to 8 2 है, 7 to 8 तो आपका 2 है कॉस्ट, 7 to 8 कॉस्ट तो 2 है ना, हाँ कॉस्ट 2 है एंड T(8) 0 है। तो मतलब अगर 7 से आपको टारगेट के पास जाना है तो आपको कॉस्ट लगेगा 2, कॉस्ट लगेगा 2, लिख दीजिए। अब इसी तरह 6 के लिए करेंगे, अब इसी तरह 6 के लिए T(6), तो ये क्या होगा, मिनिमम पहले कॉस्ट करेंगे 6 से 7, फिर 6 से 8 और फिर 7 से चल जाएंगे T(7), फिर T(8), तो कॉस्ट ऑफ 6 to 7 कितना है, 6 से 7 के लिए हमारे पास है, 6 से 7 देखिए सेम स्टेज में है तो इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी, और 7 का टारगेट है हमारा, T(7) हमारा है 2, T(7) हमारा 2, तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इसको रिमूव, 6 से 8 डायरेक्ट क्या है 13 है और T(8) 0, मतलब 13 हो गया, 13। तो अगर 6 से जाना है टारगेट तो कॉस्ट लगेगा, फिर T(5) इसी तरह करेंगे, T(5), तो T(5) क्या करेंगे, मिनिमम कॉस्ट आएगा आपका 5 से पूरे ग्रेटर पे जाएंगे, 5 से 6 कॉस्ट, कॉस्ट हो गया 5 से 6, फिर T(6), फिर कॉस्ट हो गया आपका 5 to 7, 5 से 7 जाएंगे, ठीक है, इसी तरह सब जाएंगे 5 to 7 T(7), फिर 5 to I2J+1, ठीक है ना, जे आई सेम रहेगा, उधर जा रहे हैं 5 से 6, 5 से 7, 5 से 8, फिर T(8), तो 5 से 6 हमारा कॉस्ट क्या है, 5 से 6 हमारा कॉस्ट है, 5 to 6 हमारा है सेम स्टेज में इसलिए इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, T(6) हमारा 13 है, 5 to 7 सेम स्टेज में है इन्फिनिटी, और 7 का है T(7) 2 है, एंड 5 to 8 है हमारा 18 एंड 0, तो ये हमारा हो गया 80, हमारा हो गया 80, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 80।
तो टी ऑफ 5 भी हो गया। अब टी ऑफ 4 निकालेंगे इसी तरह। तो टी ऑफ 4 क्या हो जाएगा? टी ऑफ 4 हो जाएगा मिनिमम, पहले कॉस्ट जाएंगे 4 से 5, 4 से 5 में चल जाएंगे, फिर टारगेट पे जाएंगे 5 से, फिर 4 से सारे पाथ लेंगे, 4 से 6 टी ऑफ 6, 4 से 7 टारगेट 7 देखिए, फिर कॉस्ट 4 से 8 टारगेट, ठीक है। तो मिनिमम 4 से 5 आपका कॉस्ट कितना है? इन्फिनिटी, सेम स्टेज पे 4 से 5 आपका सेम स्टेज पे है। नहीं, 4 से 5 कोई एज नहीं है, तो इन्फिनिटी। सो टी ऑफ 5 आपका क्या है? टी ऑफ 5 18 है, इन्फिनिटी होगा यहाँ पे। तो 4 टू 6 एज है, 4 टू 6 एज नहीं है, तो इन्फिनिटी। टी ऑफ 6 कितना है? 13। 4 टू 7 एज है, हाँ 4 टू 7 एज है 2, एंड 7 से कितना जा रहा है? 2। 4 टू 8 एज नहीं है, इन्फिनिटी, एंड टी ऑफ 8 0। तो यहाँ मिनिमम कॉस्ट क्या होगा? यहाँ मिनिमम कॉस्ट क्या होगा? तो ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो गया हमारा। तो अगर हम नोट 4 से जाएंगे तो कॉस्ट हमें 4 पड़ेगा, कॉस्ट हमें 4 पड़ेगा। अब इसी तरह हम टी ऑफ 3 निकालेंगे, हमें टी ऑफ 1 निकालना है, तो उसके लिए हमें सब करना पड़ रहा है। पीछे से जा रहे हैं, क्योंकि देखिए पीछे से कर रहे हैं तो ये सब वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड हो रही है 5 6, और हम पहले से कैलकुलेट करते हैं, तो दोबारा हम कैलकुलेट नहीं कर रहे। टी ऑफ 5, टी ऑफ 6, टी ऑफ 7, टी ऑफ 8 दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहे, क्योंकि पहले से कैलकुलेटेड है, वहीं से ले ले रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारा क्या ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम हो रहा है, हम अपना कर पा रहे हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग से। अब हमको इसमें कॉस्ट पता करना पड़ेगा 2 से 3 से 4, फिर 3 से 5, फिर 3 से 6, फिर 3 से 7, फिर 3 से 8। तो फिर 3, जब कॉस्ट 3 से 4 किए तो टारगेट पे जाएंगे नोट 4 से, यहाँ टारगेट पे जाएंगे 5 से, यहाँ जाएंगे टारगेट पे 6 से, यहाँ जाएंगे टारगेट पे 7 से, यहाँ पे टारगेट पे जाएंगे 8 से। तो यहाँ पे मिनिमम 3 से 4 जाने के लिए क्या लगेगा? 3 से 4 एज है? नहीं है, इन्फिनिटी। मत देखिए, 4 भी नहीं देखें तो चलेगा, तब भी लिख देते टी ऑफ 4 4 है। 3 टू 5 एज है? 3 टू 5 एज है 9 है, एंड 5 से जाने के लिए कितना लगेगा? 18। 3 टू 6 एज है? हाँ है 5, एंड 6 से जाने के लिए 13। फिर 3 टू 7 एज है? 3 टू 7 हाँ एज है 16, और 7 से जाने के लिए 2। 3 टू 8 एज है? नहीं, इन्फिनिटी, और 8 से जी। तो यहाँ पे हो जाएगा 18, यहाँ हो जाएगा 18, तो दो जगह 18 है, 18 ही ले लीजिए, ठीक है। तो इसका टी ऑफ 3 क्या हो गया? 18 हो गया। टी ऑफ 3 क्या हो गया? 18 हो गया। टी ऑफ 3 हमारा क्या हो गया? 18 हो गया। अब इसी तरह हम टी ऑफ 2 निकालेंगे, फिर टी ऑफ 1 निकालेंगे। टी ऑफ 2 निकालेंगे, तो आप देखिए गेट एग्जाम आप प्रैक्टिस करते समय ये पूरा कर सकते हैं, लेकिन जब आप टी ऑफ 2 निकालेंगे तो आप शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, जैसे टी ऑफ 2 निकालें तो मिनिमम आपको तो पता है, जो एजेस है वही लिखिए। 2 से सिर्फ दो जगह ही जा रहा है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 2 से मैं अगर सिर्फ 5 जाऊं वही जा सकता हूँ, और कॉस्ट 2 से हम देखिए ग्राफ देखिएगा 2 से 6 यहीं पे एज ही है, तो 2 से 5 जाइए, टारगेट 5 देखिए, फिर टारगेट 6 देखिए। पूरा नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। आप तो क्या कोड लिखे है ना, तो कोड में तो पूरा आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप अगर जल्दी करना चाहते हैं एग्जाम में तो सारा मत लिखिए। देखिए कि 2 से डायरेक्ट एजेस कहाँ पे है, 2 से 5 है और 2 से 6 है, उसका देखिए। तो 2 से 5 कितना जा रहा है? 2 से 5 हमारा जा रहा है, 2 से 5 हमारा 4 है। देखिए ये मैं सेव टाइम सेव करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो 2 से 5 आपका 4 है, और टारगेट ऑफ 5 कितना है? 18 है। 2 से 6 कितना है? 11 है, और टारगेट ऑफ 6 क्या है? टारगेट ऑफ 6 13 है। तो देखिए यहाँ हो गया, ये हो गया 4 टू 24, और ये हो गया 22। तो टारगेट ऑफ 2 क्या हो गया? 22। मिनिमम हमारा 22, मिनिमम हमारा 22। तो मिनिमम हमारा अगर नोट 2 से जाएंगे इसके पास तो 22। अब टी ऑफ 1, टी ऑफ 1 निकालेंगे तो क्या? टी ऑफ 1 निकालेंगे, टी ऑफ 1 से जो देखिए सारा मत लिखे, टी ऑफ 1 से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं? 1 से आप 1 से आप 2 के पास जा सकते हैं, 1 से आप 3 के पास जा सकते हैं, और 1 से आप डायरेक्ट 4 के पास जा सकते हैं। तो जहां जहां आप डायरेक्ट जा रहे हैं वहीं से जाइए, और उसके बाद उसका वहां से आप टारगेट के पास जाइए। और हमने ये सब तो निकाल ही दिए यहाँ से टारगेट। तो 1 से 3 आपका, 1 से 2 आपका कॉस्ट है 1, और टी ऑफ 2 है आपका 22। 1 से 3 है, 1 से 3 है आपका 2, और टी ऑफ 3 है आपका 18।
1 से 4 है आपका 5 और TF4 है आपका 4। मिनिमम कॉस्ट क्या है? ये हो गया डायनेमिक प्रोग्रामिंग। मतलब अभी मेहनत करेंगे तो फ्यूचर में अच्छा होगा, अभी आराम करेंगे तो फ्यूचर में अच्छा होगा जरूरी नहीं। तो TF1 क्या हो गया हमारा? TF1 हो गया हमारा यहाँ पे क्या निकला था? 9। ठीक है, तो ये हो गया हमारे, इस तरह से हम लोग करते हैं। क्लियर है? तो ये बॉटम अप एवेल्यूएशन है। आप टॉप डाउन भी कर सकते हैं, उसमें क्या रहेगा, रिकर्सिव फंक्शन होगा, लेकिन यूनिक फंक्शन कॉल इतने ही होंगे। उसमें क्या है, सिर्फ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ज्यादा लग जाती है, लेकिन एसिम्प्टोटिक वाइज तो सेम ही रहता है, एसिम्प्टोटिक वाइज सेम ही रहता है। ठीक है ना? क्लियर है सभी को? इट इज ए it is a bottom up evolution. It is a bottom up evolution. We need not we need not compute we need not compute every problem many time. जरूरी नहीं है हमें हर प्रॉब्लम को मेनी टाइम करना। वंस वी विजिट ए प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू यूज इट अगेन एंड अगेन। तो हम लोग एक एक प्रॉब्लम को एक बार कर लिए, उसके बाद उसको टेबल में रख दिए, टेबल से यूज कर रहे हैं उसको। वंस वी विजिट वंस वी विजिट ए प्रॉब्लम वंस वी विजिट ए प्रॉब्लम we are going to use we are going to use it over and over and again. Okay, तो नोट करके लिख लीजिए, always bottom up approach is a always bottom up approach is a iterative approach. Always bottom up dynamic approach, bottom up dynamic programming or approach, dynamic programming is iterative program. Okay, and second क्या है, here we are computing here we are here we are computing from node into node 1. Okay, so means node क्या थे, 8 1 उल्टा कर 8 2। ठीक है, अगर हो गया होगा तो बोलिए। अब देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या, इसके लिए आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब आप निकाल रहे हैं तो इसको ओवरऑल वर्क डन निकालिए। ओवरऑल here to find here to find the time complexity here to find the time complexity here to find time complexity we are going to do we are going we are we are doing overall overall work पूरा ओवरऑल वर्क डन। देखिए आप क्या कैसे कर सकते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, जितने नंबर ऑफ सम प्रॉब्लम है उसको एक सब प्रॉब्लम के लिए जितना टाइम लग रहा है उससे इनटू कर देंगे तो आ जाएगा। देखिए नोट करके लिखिए, ये इसके लिए नहीं है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होता है, द टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम इनटू टाइम टेकन टू कंप्यूट वन सब प्रॉब्लम, इनटू कर देंगे मिल जाएगा। so the total time complexity of dynamic programming of dynamic programming dynamic programming क्या हो, इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम। नंबर ऑफ सब ये जनरली होता है, लेकिन यहाँ पे हम ओवरऑल वर्क डन देखेंगे। ठीक है, ओवरऑल वर्क डन देखेंगे, सब प्रॉब्लम इनटू टाइम टेकन टू टाइम टेकन टू टाइम टेकन टू कंप्यूट ईच सब ईच हो गया होगा तो बोलिए। अब हम इसका ओवरऑल देखें, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम देखते हैं, नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम इनटू टाइम टेकन टू कंप्यूट ईच सब प्रॉब्लम, वो हमारा हो जाता है टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए डायनेमिक प्रोग्रामिंग। लेकिन यहाँ पे हम ओवरऑल
वर्क डन देखेंगे, मतलब एग्रीगेट की तरह कि कितना लग रहा है यहाँ एक्चुअली, एक्चुअली कितना लग रहा है वो देखेंगे। ठीक है, एक्चुअली कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है वो हम लोग देखेंगे। चलिए तो उस पे जाते हैं अब हम लोग एक्चुअली पे। देखिए अब देखिए जब T4 कर रहे हैं तो यहाँ 4 लगा, और ये सब तो कांस्टेंट टाइम ही लग रहा है, 4 वर्क डन किए। ठीक है, टी T5 करेंगे, देखिए T3 किए तो 1 2 3 4, मतलब जितना यहाँ पे लिख रहे हैं उतना आपको टाइम लग रहा है, उतना वर्क डन आपको पर यूनिट लग रहा है। देखिए तो जब T8 करते हैं तो कितना बार वो लिखना पड़ता है, एक बार डायरेक्ट वर्क डन कितना लगा, एक बिग ऑफ। जब T7 करते हैं तो क्या करते हैं, हायर पे जाते हैं 7 to 8, एक ही वर्क डन लगा। देखिए 7 to 8 आपको एक ही वर्क डन लगा, डायरेक्ट 1। फिर ये तो वैल्यू आपको मिल जाएगा वहीं से। फिर 6 किए तो 6 से 7, 7 to 8, सॉरी 6 to 7, 6 to 8, दो बार। जो जो हायर लेवल है जितना दूर तक 6 से 7 8 है तो उतना आपको जाना पड़ता है। 5 से है क्या 6 7 8, उतना जाना पड़ता है 3 बार। फिर 4 से क्या है 5 6 7, यहाँ कितना हो गया 4। यहाँ क्या 4 5, 3 से 4, फिर 3 से 5, फिर 3 से 6, 3 से 7, सब बात लेना। तो हाँ करेक्ट करेक्ट बास्केट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 6। क्योंकि 2 से जितने हायर नोट्स है सबके पास आपको जाना पड़ता है, सबके पास आपको जाना पड़ता है, तब उस तरह जा रहे हैं। फिर यहाँ पर है, यहाँ पर भी आपको सबके पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर 1 पे है तो 7 तक आपको जाना पड़ेगा। तो अब सबको अगर कंप्यूट करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो 1 + 2 + 3 + 1 को फिर एक बार छोड़ देते हैं, एक ही बार लिखते हैं 2 देन 3 देन 4 देन 5, सबको ऐड करेंगे तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये क्या हो गया, एन स्क्वायर ही हो गया। ये एन स्क्वायर ही हो गया ना, एन स्क्वायर की तरह, n × n + 1/2, तो ये एन स्क्वायर हो गया। क्लियर हो रहा है क्या, क्योंकि देखिए इसके लिए आप कितना बार करते हैं, एक ही बार। T8, T7 के लिए एक बार किए, 7 से 8 गए। 6 के लिए कितना बार किए, दो बार किए, 6 से 7, 6 से 8। फिर फिर 5 के लिए 3 बार किए, 4 के लिए 4 बार किए, 3 के लिए 5 बार, 2 के लिए 6 बार, तो इस तरह करके जा रहा है। तो अगर हमारे पास इन नोट्स रहेगा, अगर n नोट्स या फिर n एलिमेंट्स रहेगा, इफ वी हैव if we have n elements, अगर हमारे पास n elements रहेंगे, if we have n element, then the time complexity, then the time complexity then the time complexity is going to be then the time complexity is going to be 1 + 2 + 3 + till n-1। देखें n-1 तक गया था, which is equal to big of n square। और here where n is equal to number of nodes, n क्या है, number of nodes है, that is going to be big of v square, and that is going to big of v in case of dense graph, in case of dense graph। okay? तो आप ये भी लिख सकते हैं, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉटम ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज बिग ऑफ। आपका मल्टी स्टेज और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, जितने टेबल का जो साइज है, जितने वर्टेक्सेस हुए, बिग ऑफ v। क्लियर है सभी को, एन स्क्वायर प्लस एन क्यों होगा, जितने जो साइज जो रहेगा हमारे पास टेबल का वही ना लगेगा, और कुछ तो नहीं लग रहा है ना। टेबल का साइज तो बिग ऑफ एन ही है, सॉरी एन है ना, एन जो साइज टेबल का वही तो हमें लगेगा साइज, और तो कुछ तो लगेगा नहीं हमें। सब प्रॉब्लम को सेव करने के लिए यहाँ पे तो कर रहे हैं ना, सब प्रॉब्लम हमारा तो यही सब है ना, T8 T7, ये तो कंप्यूटेशन जा रहा है, कॉस्ट पता कर रहे हैं। T6 T7 T8, ग्राफ को सेव करने वाला हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ग्राफ वाला हम इंक्लूड नहीं करते, ग्राफ वाला तो दिया हुआ रहेगा पहले से। तो ये रहा ना साइज, जितने नंबर ऑफ वेटिसेस है, ग्राफ को सेव करने के लिए हम इंक्लूड नहीं करेंगे, वो तो टोटल हो गया स्पेस जो पूरा प्रोग्राम के लिए रहा है। इसके लिए कितना लगेगा वो तो ग्राफ तो आपको देंगे इस प्रॉब्लम में, ग्राफ का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं कंसिडर, तो अब ले रहे हैं फंक्शन कॉल में आपको रहेगा। क्लियर, तो हमारा मल्टी स्टेज खत्म हो गया।